वो ऐसे थर-थर काँपने लगता है। लेकिन जब भी आता है, हम सब तो हिल जाते हैं भाई। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ये चैप्टर बुक में पेज नंबर 12 से 17 के बीच में है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर की मैपिंग के साथ। हम देख सकते हैं कि आज चैप्टर किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन गिवन है जिसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, एक एक्टिविटी गिवन है ताकि हम देख सके कि मैग्मा कैसे मूव कर सकता है, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन गिवन है। इसके बाद जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है जो कि है अर्थ मूवमेंट्स। जो हमारी अर्थ है वो किस तरह से चेंज हो रही है और उन चेंजेस को कौन कॉज कर रहा है, किसकी वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं वो हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो है उनकी वजह से क्या क्या होता है चेंज। अर्थक्वेक आती है, वॉल्केनोज बनते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, माउंटेन्स बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस वो क्या क्या है वो भी हम डीप में जानेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पेज नंबर 12 पे बुक के गिवन है इंट्रोडक्शन। हेडिंग नहीं है, बस एक पैराग्राफ गिवन है जो स्टार्ट किया है चैप्टर को कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। हमने लास्ट चैप्टर में जाना था कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर से बना होता है। अगर आपको एक क्विक रिकैप चाहिए छोटे से वीडियो में, एक कार्ड आपको दिख रहा होगा ऊपर, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं कि ये जो हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ, उसका जो बाहरी पार्ट है, जहाँ पे क्रस्ट है, जो जमीन है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। हम सब लोग जो है लिथोस्फेयर पे रहते हैं। तो ये जो लिथोस्फेयर है वो कुछ प्लेट्स से बना हुआ होता है। ऐसी प्लेट्स जो कि एक के ऊपर एक होती हैं या फिर साइड बाय साइड होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्लेट्स हैं जो जमीन के अंदर हम देख सकते हैं प्लेट्स बनी हुई हैं। और ये मैंने पेड़ बनाया है ताकि हम देख सकें कि हम जमीन के ऊपर की बात कर रहे हैं। और एकदम नीचे बहुत डीप जाएंगे तो मोल्टन मैग्मा मिलेगा हमें। और ये जो प्लेट्स हैं आपस में कभी कभी मूव करती हैं, ज्यादा मूव नहीं करती, साल में कभी 1-2 मिलीमीटर मूव कर जाएगी। और ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूव करती हैं, उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोस बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल्टन मैग्मा गिवन है और ये मैग्मा जो है मूव होता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि बुक पे पेज नंबर 12 पे ही गिवन है। तो पहले वो एक्टिविटी करते हैं और वापस आते हैं। नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ के फर्स्ट पेज में एक एक्टिविटी गिवन है जो कि हमें बताती है कि अर्थ के नीचे जो मोल्टन मैग्मा है वो किस तरह से मूव करता है। तो एक्टिविटी हमें सजेस्ट करती है कि हम एक बीकर लें, उसमें पानी भरें और उसे उबालें और इसमें एक पेपर का पैलेट डालें, यानी पेपर एक क्रम्बल्ड बॉल जो है उसमें डाल दें। उसके बाद क्या होगा वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेटेड वीडियो के साथ। तो देखिए मैंने पानी चढ़ा दिया है उबालने के लिए, तो पानी उबल रहा है अपने साथ। तो इसके बाद क्या होगा कि मैं एक पेपर फेंकूंगा, इसमें फेंकूंगा, ये फेंक दिया। ठीक है, फेंका। अब क्या हो रहा है देखिए, जो पानी है उबलने के साथ एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। देखिए सर्कुलर मोशन में जो इसमें हो क्या रहा है मैं आपको वापस बताता हूँ। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि जब पानी गर्म होता है तो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, तब वो ऊपर आने के बाद थोड़ा ठंडा होता है तो वापस साइड से वापस नीचे आता है। तो अगर हम पेपर डालेंगे तो पेपर भी उसी तरह पानी के साथ ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। इसी तरह से मैग्मा जो होता है हमारे जमीन के जो नीचे होता है, बहुत ज्यादा नीचे होता है, वो भी इसी तरह से घूमता है। इसी तरह घूमने की वजह से क्या होता है, जो सरफेस होता है उसके ऊपर भी उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स बनते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। पहली चीज तो है कि अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज जो होते हैं इसी तरह से क्रिएट होते हैं और जो माउंटेन्स होते हैं वो भी इस तरह से बनते हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा एक्टिविटी में, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, जैसे ये मैग्मा है ये मूव किया इनसाइड द अर्थ, ऐसे ऐसे घूम रहा था, उसकी वजह से जो है सतह होती है, जैसे हमने देखा पानी में उबाल आ रहा था तो सतह जो है उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ पे केस में क्या होता है, अर्थ में मोल्टन मैग्मा बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसे धीरे धीरे घूमता है, बहुत धीरे। उसकी वजह से बहुत कम कम मूवमेंट होता है, लेकिन जब भी आता है हम सब तो हिल जाते हैं भाई। अर्थ को एक आती है, अर्थ पे तबाही मच जाती है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा inside the earth, these plates move around very slowly. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. ये हमने एक्टिविटी के थ्रू सीखा। अब जो मेन चैप्टर है वो बताएगा एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इनसाइड जो भी फोर्सेस एक्ट करती हैं उन्हें हम एंडोजेनिक कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड
और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, यानी वहां से निकलने वाला। तो अंदर से निकलने वाली जो फोर्सेस होती हैं हम उन्हें कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और इनकी वजह से पृथ्वी में बदलाव आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बाहर साइड ही जो है ऐसे कुछ फोर्सेस होंगी जो कि अर्थ में बदलाव लेके आएंगी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हमने देखिए इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया, अब हम जा रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के ऊपर। बुक के पेज नंबर 13 पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है। हम पहले स्टार्ट करेंगे वॉल्केनो के साथ। अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, यहां तक समझते हैं। वॉल्केनो क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि क्रस्ट में हो जाती है। देखिए ये जो अर्थ है मैंने उसको स्लाइस करके यहाँ पे बताया है कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। अगर आपको इसका एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं एक वीडियो का कार्ड ऊपर बता दूंगा, छोटा सा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये देखिए क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा मैंने वॉल्केनो बनाया है यहाँ पे एकदम क्यूट सा। ये जो वॉल्केनो है यही मैंने अब यहाँ पे बुक में जो है इसको बड़ा करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो वॉल्केनो जो होता है ये क्या करता है, क्रस्ट में एक छोटी सी ओपनिंग होती है यहाँ पे, मतलब छोटा सा क्रैक होगा जिसमें से क्या होता है मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है जहां से, और वो बाहर आके क्या हो जाता है, लावा बन जाता है। वोल्केनो इज अ वेंट यानी ओपनिंग यानी खुला सा कुछ इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, मतलब एक पिघला हुआ कुछ पदार्थ इरप्ट सडनली मतलब एकदम से बाहर आता है, एकदम फूट के बाहर आता है। तो यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मैग्मा चेंबर होता है जहां से लावा मेन स्टोर्ड है, अभी जहां पे स्टोर्ड है। इसके बाद ये क्रस्ट जो कि जमीन है, इस क्रस्ट के नीचे देखिए मेंटल होता है जो कि यहाँ पे भी गिवन है, ये रहा। ये मेंटल जो है यहाँ पे हमने येलो में बताया है, यहाँ पे देखिए। तो ये मेंटल है, फिर ये क्रस्ट है, और क्रस्ट को चीर के जो मैग्मा बाहर निकल रहा है वो यहाँ पे देखिए मैग्मा बाहर निकला। और ये वेंट्स है, ये भी वेंट है, ये भी वेंट है। और यहाँ पे देखिए इसमें से धुआं निकलता है, ऐसे ऐसे धुआं निकलता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है, ऐसे एक्सप्लोजन होता है। ऐश निकलती है, ऐश मतलब राख जो है हवा में उठ जाती है, और आसपास का जो भी एरिया होता है ना वो पूरी राख से ढक जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज गिवन है, क्रेटर। क्रेटर क्या होता है ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। क्रेटर क्या होता है, एक गड्ढा टाइप होता है जो कि वॉल्केनो में बन जाता है, क्योंकि अंदर से क्या है मोल्टन मैग्मा निकलता है, तो वहां पे एक गड्ढा बन जाता है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो दिखता है। अंदर जब था वॉल्केनो के तब ये मोल्टन मैग्मा था, और जब ये बाहर आता है तो हम इसे कहते हैं लावा। तो इस तरह से हमने देखा वॉल्केनो कैसे बनते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और वो किस तरह से अर्थ को चेंज कर रहे हैं। वॉल्केनो के अंदर से जब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है, तो अर्थ चेंज होती है, उसकी वजह से पत्थर बनते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था, 3 तरह के कौन से रॉक्स थे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस तरह से बनते हैं। और देखिए अर्थ चेंज हो रही है, और ये एंडोजेनिक फोर्स की वजह से है, क्योंकि अर्थ के अंदर से कुछ फोर्स आई जिसने अर्थ को चेंज किया। इसके बाद हम देखते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। व्हेन दी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जो कि प्लेट्स है मूव करती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, मतलब जो अर्थ का सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, क्रस्ट है, वो ऐसे थर 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 कांपने लगता है। तो उसको ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। एंड द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, जो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रही है वो चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर फैलती है। एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इन वाइब्रेशंस को ही हम, हमारे लिए तो भूकंप आ गया भाई, और अर्थ के लिए क्या है, बस तो हल्का सा वाइब्रेशन है, तो ये वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक कहेंगे। अब इसके लिए बहुत 2-3 टर्म्स है जो कि आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। पहली जो टर्म है वो है फोकस। फोकस का क्या मतलब है, यहाँ पे द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ऐसी जगह क्रस्ट में जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, थर 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 तो कांप रही है, लेकिन वो कांपना शुरू कहां से हुआ, उसे हम कहते हैं फोकस। तो यहाँ पे डायग्राम जो है मैंने बुक से लिया है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो डार्क ब्राउन पार्ट है जहां पे एरो आपको दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं फोकस। क्रस्ट जो है मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये बाहर का है एरिया, और ये यहाँ पे मेंटल है और यहाँ पे क्रस्ट है। तो क्रस्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है उस एरिया में अगर मान लीजिए अर्थ को एक स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम कहेंगे फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी। वहां से ही भूकंप वाली एनर्जी निकलना शुरू होती है।
सीज्मिक का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू अर्थक्वेक। भूकंप से रिलेटेड कोई भी अगर चीज होती है तो हम उसे सीज्मिक कहते हैं। और यहाँ पर एनर्जी सीज्मिक है, यानी अर्थक्वेक से निकलने वाली एनर्जी जो है उसे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो कहाँ से शुरू होती है? क्रस्ट के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिसे हम फोकस कह रहे हैं। और फोकस के ठीक ऊपर अगर जाएंगे, क्रस्ट, पहले हम क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे थे, और क्रस्ट अगर हम पूरा सतह पे आ गए, उसी के एकदम ऊपर क्या होगा? एपी सेंटर होगा। एपिक सेंटर या एपी सेंटर होगा। यहाँ पे देखिए, इसे हम एपी सेंटर कह रहे हैं। और जो वाइब्रेशन है वो ऐसे निकल रही है बाहर, ऐसे थर 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 कांप रहा है ना वो, अर्थक्वेक आ रही है तो ऐसे वेव फॉर्म में निकलता है। अगर आप पानी की बात करेंगे, पानी में अगर आप अपना हाथ डालते हैं तो आपने देखा होगा कैसे वो रिंग्स बनती है, वेव जैसे बाहर जाती है। अगर आप टैप ऑन करते हो, पानी आता है, अगर बाल्टी या फिर टब में देखोगे तो कैसे रिंग्स बनती है। उसी तरह से अर्थक्वेक भी जो है वेव्स में ट्रैवल करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द सीज्मिक वेव्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शंस। जो वाइब्रेशन होता है वो हर तरफ होता है, यूं भी निकल रहा है, यूं भी निकल रहा है, इसीलिए तो धरती कांपने लग जाती है। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही होती है। हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से अर्थक्वेक्स जो है कितना नुकसान करती है जान माल का, यानी प्रॉपर्टी का, ह्यूमन बींग्स का, वो हम देखते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर जो प्लेस है सरफेस पे, इज कॉल्ड एपिक सेंटर, उसे एपी सेंटर कहेंगे। ये जो था पेज नंबर 13 पे गिवन है बुक के। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थक्वेक का जो केस स्टडी बुक में गिवन है पेज नंबर 14 पे, एक एग्जांपल जो है बुक ने दिया है कि 2001 में 26 जनवरी को गुजरात का एक एरिया है जिसे भुज कहा जाता है, ठीक है, वहां पे 6.9 रिक्टर स्केल की अर्थक्वेक आई थी, जिसकी वजह से 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, कई सारे लोग मारे गए थे। और फैक्ट यह है कि 900 से भी ज्यादा तो उसमें स्कूल के बच्चे थे। इसके बारे में देखते हैं कि पब्लिक यूटिलिटीज जो हैं, लाइक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा डिस्ट्रक्ट हो गए। भूकंप आने की वजह से जो यूटिलिटीज है, जो पब्लिक सर्विसेज है, आम जनता यूज करती है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गई, आने जाने के साधन हो गए, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए भूकंप आने की वजह से। हंड्रेड्स ऑफ फायर्स स्टार्टेड। मान लीजिए भूकंप आया, कई घरों में दाल पक रही होगी या फिर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, गैस ऑन होगा, सब पलट गए इधर उधर, बहुत हंड्रेड्स की तादाद में आग लग गई, कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ प्रॉपर्टीज को। तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, ही अपील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प, उन्होंने मदद की गुहार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट से। दिल्ली में जो सरकार मेन बैठती है, जो पूरे देश को गवर्न करती है, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद कीजिए। उस समय ऐसे हालात हो गए। तो हमने देखा कि अर्थक्वेक जो है कितनी घातक हो सकती है। अब ये क्योंकि इतनी घातक है तो हमने कुछ ना कुछ मेजर्स तो लिए होंगे कि इससे बचा जा सके, है ना। लेकिन सैड ट्रूथ ये है कि अर्थक्वेक को हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट मतलब हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये कब आने वाला है, ये कभी भी आ सकती है। लेकिन ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके मदद से हम जान सकते हैं कि कितनी ज्यादा घातक आई थी अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक को नापते हैं विद अ मशीन कॉल्ड सीज्मोग्राफ। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सीज्मोग्राफ। ये जो एक इमेज है हमारी बुक में भी गिवन है, इस मशीन की मदद से हम अर्थक्वेक कितनी घातक थी उसको नाप सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल। मतलब जो भी भूकंप आया या अर्थक्वेक आई, उसे हम कितनी घातक थी उसको एक नंबर देते हैं। उस नंबर को हम किस पे नापेंगे? रिक्टर स्केल पे। अब रिक्टर स्केल क्या होती है कि मान लीजिए दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में कहीं पे भूकंप आया, तो हम कंपेयर करना चाहेंगे कि कौन सी जगह ज्यादा घातक था या फिर कौन सी जगह कम आया, या फिर हम नापना चाहेंगे कि एक मेजर अर्थक्वेक था या फिर हल्का फुल्का था। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर रिक्टर स्केल पे 2 या उससे कम अगर स्केल पे आती है अर्थक्वेक, तो वो सिर्फ उसे हल्का सा ही महसूस किया जा सकता है, हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी तो। और अगर 5 से ऊपर आता है अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे, तो दैट कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। मतलब उस समय क्या होता है, चीजें गिरने तक लगती हैं, उस समय चीजें गिरने लगती है, हिलने लगती है, तो हमें पता चलता है कि भूकंप आ रहा है सच में। लेकिन अगर भूकंप 7 से भी ऊपर हो जाए
तो हम उसे मेजर और बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहेंगे, वो बहुत घातक होती है। जो भुज में आई थी अर्थक्वेक जिसके बारे में हमने जाना, वो 6.9 मेजर की थी, यानी 6.9 मेजर का अर्थक्वेक आया था गुजरात में, और वो बहुत ही डेंजरस था। हमने देखा किस तरह से 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी उसमें। इसके बाद इस चीज की हम बात करेंगे लैंडस्लाइड, जो कि बुक में गिवन नहीं है। लैंडस्लाइड क्या होता है? अ कोलैप्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन और क्लिफ। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई चट्टान है, वो एकदम से खिसक जाए या फिर टूट के गिर जाए, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इमेज जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक टुकड़ा जो है वो जमीन से टूट के नीचे गिर गया है। ये ज्यादातर हमने देखा होगा हिली एरियाज में होता है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश अगर जाते हैं, वहां पे कितनी एकदम स्ट्रॉन्ग मोड़ वाली ऐसी ऐसी रोड्स होती है जो कि माउंटेन्स के बीच में से निकलती हैं, माउंटेन्स में बनी हुई होती हैं। वहां पे कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे कि रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग इधर उधर नहीं जा पाते। उससे कई बार लोग फंस भी जाते हैं। ये जो पार्ट है बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम देख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या क्या कवर कर लिया एक बार वापस देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है उनकी डेफिनेशन देखी। फिर एक एक्टिविटी थी वाटर बॉइलिंग की, जिसकी वजह से हमने जाना कि मैग्मा जो है अर्थ के अंदर किस तरह से मूवमेंट करता है। फिर हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में जाना कि जो अर्थ के इनसाइड से फोर्सेस आती हैं और जो कि अर्थ को चेंज करती हैं उन्हें एंडोजेनिक कहेंगे। एंडो मतलब इनसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, वहां से निकलने वाला। एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है जो कि पृथ्वी के बाहर के साइड से ही उसे इफेक्ट करती हैं। उनके बारे में अब हम जानेंगे। हमने यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस भी कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने देखा अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स। और ये जो पार्ट है डायस्फेरिक फोर्सेस, यहाँ पे हमने देखिए पहले तो सडन फोर्सेस देखा जो कि एकदम से आती है और हमें हिला के रख देती हैं। उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज बनते हैं और लैंडस्लाइड्स होती है। लेकिन कुछ फोर्सेस है जो कि बहुत धीरे धीरे एक्ट करती है, उन्हें हम कहते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। उनकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं। बुक में इसके इसके रिगार्डिंग कुछ ज्यादा डिटेल में इवन है नहीं, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से वोल्केनोस बनते हैं, जैसे प्लेट्स टकराती हैं तो कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसकी वजह से माउंटेन्स बन जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ मूवमेंट्स। किसकी वजह से? एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम देखेंगे कि इरोजनल और डिपोजिशनल जो फोर्सेस होती है वो किसके द्वारा की जाती है? रिवर की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं? हमारी जो नदियां बहती है उसके वो अर्थ को कैसे चेंज करती हैं? विंड क्या इफेक्ट डालती है? सी वेव जो कि लहरें होती हैं उनसे क्या इफेक्ट होता है? और ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स होती है बर्फ की नदियां जो कि पहाड़ों में, हिमालयस में चलती है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। अब उससे पहले हमें जानना जरूरी है ये दो टर्म्स, ये है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। पत्थरों का अर्थ के सरफेस पर टूटना, इसे वेदरिंग कहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, समय के साथ क्या होता है वो टूटते जाते हैं किसी न किसी कारण से, उसे हम कहते हैं। और वो छोटे छोटे होते रहते हैं, छोटे छोटे बनते जाते हैं, छोटे पत्थर बनते जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं वेदरिंग। इरोजन का क्या मतलब है? इट इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. Erosion is the wearing away. Wearing away मतलब समय के साथ कम होता जाना या टूटते जाना या फिर फ्रिक्शन की वजह से घिसाव आना, उसे हम कहेंगे इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। मतलब धरती पे जो भी लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये इन सब का वियरिंग अवे मतलब इन सब का चेंज होना बाय डिफरेंट एजेंट्स, वाटर, आइस और विंड की वजह से लैंडस्केप में जो चेंज आता है उसे ही हम इरोजन कहते हैं। अब यहाँ पे बुक में पेज नंबर 15 पे हेडिंग गिवन है मेजर लैंडफॉर्म्स। यहां से हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर की वजह से मेजर क्या चेंज आते हैं, सी वेव्स की वजह से क्या चेंज आते हैं, वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड। इन सब में मैंने जो मेजर टर्म्स है जो कि बुक में भी हाईलाइटेड है, वो हमने यहाँ पे एक समरी के तौर पे बुलेट पॉइंट्स में लिख दी ताकि आपको पता रहे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर के साथ। तो ये जो सेगमेंट है इसके लिए हमने एक एनिमेशन प्रिपेयर किया है, तो एनिमेशन के द्वारा हम पहले से सीखते हैं। वर्क बाय रिवर।
या फिर फीचर्स क्रिएटेड थ्रू एक्सोजेनिक फोर्स ऑफ अ रिवर। हम बात करेंगे मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, लेवीज और डेल्टा के बारे में, यानी ऐसे फीचर्स जो कि नदी के चलने की वजह से हम धरती पर बनते हुए देखते हैं। तो पहले मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूं ताकि हम पहले विजुअलाइज कर सकें कि ये जो फीचर्स हैं, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, लेवीज और डेल्टा, ये किस तरह से बनते हैं, हम उन्हें आसानी से समझ सकें। शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नदी बह रही है। नदी जो बहती है ऐसे कर्व के जैसे बहती है और इसकी वजह से काफी सारे फीचर्स जो है यहाँ पे बन जाते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए एरो की मदद से बता रहा हूँ कि एक मियांडर क्या होता है। जैसे अगर मैं पॉज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने मार्क किया है उसे मियांडर कहते हैं। जब नदी टर्न लेती है तो टर्न लेने की वजह से जो जमीन का हिस्सा बाहर की तरफ दिखता है, जो कि एक पेनिनसुला टाइप का शेप बनाता है या ट्रायंगुलर या कोनिकल शेप बनाता है, हम उसे ही मियांडर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं हमें चार मियांडर्स दिख रहे हैं। इसके बाद रिवर के आसपास का जो एरिया है जो कि एकदम फ्लैट है, हम उसे कहेंगे फ्लड प्लेन, क्योंकि कई बार नदी जो है ज्यादा बहाव आने की वजह से इन पास वाली जगहों पर भी बाढ़ ले आती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नदी के साथ रेत आ रही है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, वो आसपास के एरिया पे डिपॉजिट हो जाती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं फ्लड प्लेन्स। और ये जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये नदी से थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे इन्हें कहेंगे लेवीज। तो ये क्या होते हैं ना, ये एम्बैंकमेंट्स हैं जो कि नदी से थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं और ये स्लोप करते हुए यहाँ पे नीचे नदी बह रही है। आप कह सकते हैं कि थोड़े से जमीन से ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है उसे लेवीज कहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑक्सबो लेक जो होती है वो कैसे बनती है एनिमेशन के थ्रू। देखिए धीरे धीरे क्या होता है कभी कभी कि मियांडर पे बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगता है, कभी कभी जो रिवर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है तो जमीन को काटने लगती है। ये देखिए किस तरह से नदी ने इस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करना शुरू किया और अब देखिए नदी वापस बहने लगी। नदी ने एक तरीके से अपना रूट जो था उसे चेंज कर लिया और ये जो आपको दिख रही है छोटी सी लेक बनी हुई, इसे ही ऑक्सबो लेक कहते हैं। और हमने जाना कि ये किस तरह से बनी। एक बार वापस एनिमेशन देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ऑक्सबो लेक्स बनती है। अब आते हैं अपन नोट्स पे वापस। नोट्स पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सब के बारे में थ्योरी देख लेते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर: when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। मतलब अगर कोई बहुत ही ऊपर की क्लिफ से या फिर बहुत ही ऊपर की जगह से अगर कोई नदी गिरती है तो उससे वाटरफॉल बनता है। इट वॉज प्रीटी सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं कि मियांडर्स कैसे बनते हैं। As the river enters the plain, it twists and turns। जब भी नदी किसी प्लेन में एंटर करती है, प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं, मतलब जमीन, समतल जमीन पे एंटर करती है, तो वो बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेने लगती है, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं और हमने एनिमेशन में भी देखा। फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। उसकी वजह से काफी बहुत ही शार्प बेंड बनते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। इस तरह के जो बेंड्स बनते हैं उन्हें कहेंगे मियांडर्स। The meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called Oxbow Lake। जब ये meander का जो लूप है, ये बेंड है, ये इसका जो टर्न है बहुत ज्यादा शार्प होने लगता है और ये बहुत क्लोज होने लगता है अपने आपस में। ये क्लोज होने लगता है तो क्या होता है, नदी इसको काट के निकल जाती है, तो वो क्या होता है, लूप पूरा हट जाता है, उसकी वजह से ऑक्सबो लेक बनती है। तो वो हमने एनिमेशन में भी देखा। यहाँ पे वाटरफॉल का एक पिक्चर दे रखा है, नायग्रा फॉल्स, जो कि यूएस और कनाडा की बॉर्डर के बीच में है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लड प्लेन, जो कि हमने वीडियो में देख लिया, एक बार वापस समझ लेते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। मतलब जो रिवर है अपने किनारों से बाहर निकल जाती है। एंड डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल अलोंग इट्स बैंक्स। मतलब पानी, नदी जो है पानी से बाहर आ जाता है और डिपॉजिट करता है। क्या डिपॉजिट करता है, उसके साथ जो रेत आई है वो अपने किनारों पर फेंक देता है। नदी है किनारों पर फेंक देती है उस मटेरियल को, सॉइल को, मिनरल्स को। इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इसकी वजह से एक फ्लड प्लेन फॉर्म होता है जो कि एकदम फ्लैट होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है, जहाँ पे बहुत उपजाऊ होता है, वहां पे क्रॉप्स उगने के लिए परफेक्ट है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। जो बैंक्स, जो किनारे थोड़े जमीन से ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं, फ्लड प्लेन से थोड़े से ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं किनारों पे, उन्हें हम कहेंगे लेवीज।
इसके बाद आता है डेल्टा क्या होता है। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जैसे जैसे रिवर जो है समुद्र के ओर चलती रहती है, क्योंकि एंड में सारी रिवर्स कहाँ जाती है, ज्यादातर समुद्र में मिल जाती है। एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेस, मतलब नदी की जो स्पीड है वो बहुत धीमी हो जाती है। जैसे जैसे वो सी की तरफ बढ़ रही है उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, क्योंकि सी के जो पानी है, सी का पानी वहां से भी थोड़ा प्रेशर आता है, तो दोनों के फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो जाती है रिवर। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो रिवर है वो सामने से भी प्रेशर आ रहा है और स्लो हो चुकी है, तो ये क्या ब्रेक हो जाती है ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं ये मेन रिवर ऐसे आई और ये बढ़ गई, बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स में बढ़ गई इस तरह से। एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, हर डिस्ट्रीब्यूटरी खुद अपने और खुलने लगती है इस तरह से। जैसे रिवर है समुद्र में मिलने से पहले खुलने लगी, अपना माउथ ओपन किया, वैसे ही हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो है खुलने लगती है। और जो उसके साथ जो सैंड आती है, जो फर्टाइल सैंड है, वो वहीं पे डिपॉजिट होने लगती है। उस एरिया को ही हम डेल्टा कहते हैं, जहां से रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है और जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसके जो सेडिमेंट्स है, रिवर के जो सेडिमेंट्स है वहां पे सेटल हो जाते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। इन सारे माउथ से ये जो रिवर से खुल गई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन के भी, तो इनसे जो भी सेडिमेंट्स मतलब ऐसे कण जो कि अब सेटल हो गए हैं। पहले तो रिवर के साथ बह रहे थे, लेकिन अब रिवर बहुत स्लो हो गई है तो वो नीचे ढलने लगते हैं जमीन पे। तो वो जो सेडिमेंट्स है फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। तो ये जो डायग्राम है उसे हम डेल्टा कहेंगे। एक बार चाहे तो वापस देख लेते हैं रिवर का एनिमेशन। इसमें हम देख रहे हैं रिवर फ्लो कर रही है, हमें पता है मेंडर क्या है और लेवीज क्या है, फ्लड प्लेन क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब एक बार वापस देख लेते हैं कि ऑक्सबो लेक जो है कैसे बनती है। ये देखिए इस तरह से ऑक्सबो लेक बन गई और नदी जो है अपने पाथ पे कंटिन्यू करती है। वो जो पानी का हिस्सा है वो कट ऑफ हो गया मेन रिवर से। तो इसके बाद आता है वर्क ऑफ सी वेव्स। ये भी हम एनिमेशन के द्वारा सीखेंगे, फिर नोट्स देखेंगे। हम बात करेंगे सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स और सी क्लिफ्स के बारे में। ये सब क्या होते हैं और ये कैसे दिखते हैं, ताकि आप इन सबको आइडेंटिफाई कर सकें, ये सब हम जानेंगे। मेरे पास इसकी सबकी थ्योरी भी है, लेकिन आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। तो ये जो है वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र है जो कि लहरें चल रही है, और यहाँ पे एक माउंटेन का पीस है, या फिर कह सकते हैं एक जमीन का टुकड़ा है जिसपे लहरें टकरा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक बार के लिए पॉज कर रहा हूँ। ये जो लहरें हैं ये बार बार इस पत्थर के बड़े से टुकड़े से टकराती हैं, जो चट्टान है पहाड़ टाइप, इस पर टकराती हैं। तो साल दर साल टकराने की वजह से क्या होता है कि पत्थर में जो है कहीं ना कहीं क्रैक्स आने लगते हैं। जैसे जैसे लहरें चलती रहती है ना, तो होता क्या है, पहाड़ का कुछ एक हिस्सा होगा जो कि कमजोर पड़ता जाता है, जहाँ पे क्रैक्स आते रहते हैं। तो हम देखेंगे अभी, ये देखिए यहाँ पे क्रैक्स आने शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो चट्टान है उसके अंदर एक कैविटी बनती जाती है, ऐसे एक कैविटी बनती जाती है, और ये समय के साथ गहरी होती जाती है, जिससे कि केव बन जाती है। देखिए पानी अंदर चला जाता है और एक गुफा टाइप बन जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गुफा बन गई है जिसके अंदर पानी भी जाने लगा है। और समय के साथ क्या होता है कि ये गुफा गहरी होती जाती है, और यहाँ पे देखिए आप ऊपर देख सकते हैं पहाड़ के जो पास में वो बीच है। बीच मतलब वहां पे रेत है, और जो चट्टान है जहाँ पे केव है, जहाँ पे एक गुफा बनी है, तो वो गुफा भी पूरी हो जाएगी और उसमें देखिए अब बीच दिखने लगा हमें। तो ये जो गुफा है, पहले सिर्फ गुफा बन रही थी, अभी गुफा से आर पार होके बीच दिखने लगा हमें। तो पहले जो गुफा थी उसे हम कहेंगे सी केव्स, और अब जो ये बीच दिखने लगा है, क्योंकि अब ये पूरा आर पार निकल चुका है, एक टनल टाइप बन चुका है, तो इसे हम कहेंगे सी आर्चेस। अब देखिए जब ये सी आर्चेस भी गायब हो जाते हैं, तब देखिए सिर्फ एक चट्टान की स्लैब बच जाती है, जो आपको राइट साइड में दिख रही होगी। तो चट्टान क्या है, दो हिस्सों में बट गई, तो ये दोनों हिस्से क्या हो गए, सी स्टैक्स कहे जाएंगे। और चट्टानों के एकदम ऊपर का जो हिस्सा है उसे सी क्लिफ कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एनिमेशन में क्या होता है। अब मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, वहां पे भी डायग्राम मिल जाएगा आपको, ताकि आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पे थ्योरी के साथ हम पूरा प्रोसेस जानेंगे इसमें क्या होता है। तो अभी हम जैसे एनिमेशन में देखा, उसके लिए हम थ्योरी देख लेते हैं। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, यानी जो सी वेव्स जो है अगर चट्टानों का इरोजन करती है और उन पर डिपोजिशन करती है, उसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। Sea waves continuously strike at the rocks,
मतलब जो सी वेव्स होती है तो चट्टानों पे बहुत ही कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करती है, यानी उन पे ठोकर मारती रहती है। बहुत ही तेज जब लहरें आती है तो उससे क्या है, चट्टान भी कमजोर पड़ जाती है। उससे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं एंड ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। जो क्रैक्स होते हैं वो समय के साथ बड़े होते जाते हैं। जैसे हमने वीडियो में देखा कि जो केव बनना स्टार्ट हुई थी वो एक क्रैक से शुरू हुई थी, फिर वो बड़ी होती गई एंड दस हॉलो केव्स आर फॉर्म्ड। उसी तरह से सी केव्स बनती हैं और जब ये कैविटीज बड़ी होती जाती है तो सी आर्क्स बनती हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सी केव बनी हुई है यहाँ पे, और आर्चिस कैसे बनी, जैसे अगर केव जो है और गहरी होती जाएगी तो दूसरे एंड से निकल जाएगा वो, तो एक पूरी टनल जैसी बन जाती है, तो उसे हम सी आर्च कहेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए ये जो केव है, केव तो खत्म हो गई, उसके बाद आर्च भी बन गया, लेकिन अब उसके ऊपर की भी अगर कुछ चट्टान का हिस्सा निकल जाता है समय के साथ वियर एंड टियर की वजह से, इरोजन की वजह से, तो क्या हो जाता है, एक स्लैब बन जाती है पत्थर की जिसे हम स्टैक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टैक बन गया है, एक चट्टान है जो कि एकदम वर्टिकली खड़ी है समुद्र के बीच। वो देखने में बहुत अजीब लगता है कि चट्टान यहाँ पे कैसे आई। एक्चुअली हमने अब एनिमेशन के थ्रू और इन पिक्चर्स की वजह से समझ लिया है कि ये किस प्रोसेस से बनती है। और लास्टली हम देखते हैं कि द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। मतलब कोस्ट होता है किनारा, समुद्री किनारा। अब अगर पथरीला किनारा है और एकदम वर्टिकली ऊपर है समुद्र के, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे, ये जो एरिया है ये समुद्र के एकदम वर्टिकली ऊपर है और ये किनारा है एक, तो इसे हम कहेंगे क्लिफ। इसको भी क्लिफ कह सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिफ कह सकते हैं। तो उम्मीद कर, तो चैप्टर के कितने पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, सेकंड था अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट के अंदर 2 पार्ट है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, एंडोजेनिक फोर्सेस देख ली जिसमें हमने वॉल्केनो देखा था, अर्थक्वेक देखी थी, लैंडस्लाइड देखी थी, जिसमें हमने सीस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल की भी बातें की थी। अब हम देख रहे थे एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसके अंदर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, वर्क ऑफ अ रिवर कंप्लीट हो गया और वर्क ऑफ सी वेव्स भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वर्क ऑफ आइस। बुक में पेज नंबर 16 पे गिवन है वर्क ऑफ आइस। अब यहाँ पे क्या होता है, आइस की वजह से लैंडफॉर्म में या लैंडस्केप में क्या चेंज आता है। लैंडस्केप एक वर्ड है जो कि स्कॉलर्स यूज करते हैं, जो एकेडमिक्स होते हैं, जो कि प्रोफेसर्स होते हैं, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। आम बोलचाल में इसे हम पृथ्वी कह सकते हैं, जमीन कह सकते हैं, बस यही फर्क है। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। आर रिवर्स ऑफ आइस, ये ऐसी नदियां हैं जो कि बर्फ से बनी हुई होती हैं, विच टू इरोड द लैंडस्केप। इरोड का मतलब इरोजन से लिया गया है कि ये जो रिवर्स ऑफ आइस होती है ये भी लैंडस्केप को चेंज करती है, इरोड करती है, मतलब इरोजन की वजह से इनके अंदर चेंज लाती हैं। किस तरह से, बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स। मतलब ये अपने साथ सॉइल और स्टोन्स को, मिट्टी और पत्थरों को कैरी करती है। बुलडोज मतलब अपने साथ कैरी करती है टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, आप नदी देख सकते हैं, ये जो आइस से चल रही है। अब ये जो ऐसे नदी बहती है, ऐसे इस तरह से, इस तरह बह रही है यहाँ पे, तो अपने साथ मिट्टी और पत्थर लेके चल रही है। अब मिट्टी और पत्थर अगर हट जाएंगे तो नीचे सिर्फ एकदम ठोस पत्थर की लेयर बच जाएगी, रॉक बॉटम। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, नीचे जो एकदम सॉलिड रॉक है वो बच जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो आइस रिवर थी, ग्लेशियर है, उसने मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों को हटा दिया और सिर्फ पत्थर बच गए नीचे। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। इसका मतलब जब ग्लेशियर चलता है और मिट्टी और स्टोन्स हटा देता है, उसकी वजह से क्या गड्ढे बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत ही डीप गड्ढे बन जाते हैं। हॉलोज मतलब कुछ गड्ढे टाइप बन जाना। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। जैसे जैसे अभी जैसे आइस ने गड्ढे बनाए, अब समय के साथ क्या होता है, वहां पे अगर कुछ आइस रह जाती है और पिघल जाती है गर्मी की वजह से, तो वहां पे बहुत ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती है माउंटेन्स के अंदर। द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल एंड सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। जो भी मटेरियल है ग्लेशियर कैरी करके या बुलडोज करके लेके आया है, अपने साथ लेके आता है, उसमें क्या क्या होते हैं, मिट्टी होती है, सिल्ट होती है, सिल्ट मतलब बहुत ही ज्यादा महीन मिट्टी, इतनी पतली कि एकदम आटे की तरह लगे वो रॉक्स होते हैं, बिग एंड स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे, ये सब जो है ये क्या होते हैं, साथ साथ लेके आती है और किनारों पे डिपॉजिट होते जाते हैं। ग्लेशियर आ रहा है अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सिल्ट सब लेके आ रहा है,
और कुछ कुछ तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस फोटो में भी देख सकते हैं। फोटो में यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे नदी के साइड में, नदी यहाँ हर जगह से बह रही है, ये लेकिन कहीं कहीं पे देखिए डिपॉजिट्स हो रखे हैं। जैसे एक ये पतली सी लाइन, और यहाँ पे किनारों पे देखिए, किनारों पर भी ये सब मटेरियल इकट्ठा हो गया है। ये जो इकट्ठा हो गया है, ये जो डिपॉजिट्स हो गए हैं, इन्हें ही ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा वर्क ऑफ आइस कि किस तरह से आइस की जो रिवर होती है, ग्लेशियर्स, वो लैंडस्केप को चेंज करते हैं। लास्टली हम आते हैं वर्क ऑफ विंड। हवा किस तरह से लैंडस्केप को चेंज करती है। बुक में पेज नंबर 17 पर यह गिवन है। शुरू करने से पहले मेजर चीज ये है कि हम यहाँ पे रेगिस्तान की बात करने वाले हैं। विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। अगर रेगिस्तान में हवाएं चल रही, बहुत तेज हवा चलती है, तो होता क्या है, पत्थर का जो निचला पार्ट है उसको ज्यादा खरोच के निकलती है बजाय कि अपर पार्ट के। हवाएं जो है बहुत ज्यादा तेज चलती है और ज्यादातर जमीन के एकदम पास से होकर गुजरती है। तो अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो जो नीचे का जो पार्ट है वो ज्यादा कटता जाता है और ऊपर का पार्ट रह जाता है। उसकी वजह से क्या बनता है, द रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। मशरूम की तरह कुछ पत्थर बन जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर, ये देखिए यहाँ पे मशरूम रॉक्स किस तरह दिखते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ कि हवा जो है निकलती रहती है बहुत बार, तो नीचे का पार्ट है उसको हटाती रहती है, उसको काटती जाती है, और इसकी वजह से ऊपर का पार्ट रह जाता है, नीचे का एकदम पतला हो जाता है। इसकी वजह से देखिए कुछ कुछ देखने में मशरूम जैसे दिखने लगते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि when the wind blows, मतलब जो हवा चलती है, it lifts and transports sand from one place to another। ये मिट्टी को उठाती है, हवा जैसे चलती है अपने साथ मिट्टी को लेके चलती है, मिट्टी को लेके चलती है और एक जगह से दूसरी ओर पहुंचा देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। When it stops blowing, the sand falls। जब ये हवा रुक जाती है, हवा चलनी बंद हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अपने साथ मिट्टी लेके आई थी वो ठहर जाती है और नीचे गिर जाती है। Sand falls and gets deposited in low hill-like structures called sand dunes। मतलब वो डिपॉजिट हो जाती है और एक छोटे छोटे माउंटेन की तरह, हिल की तरह लगने लगती है, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। मारवाड़ी में, राजस्थान के हिस्सों में से हम धोरा कहते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ दिखाई गई है। सैंड ड्यून्स किस तरह से दिखते हैं, एकदम छोटे छोटे हिल्स की तरह दिखते हैं, लेकिन ये होते हैं पूरी मिट्टी के बने हुए। कितने सुंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। When the grains of sand are very fine and light, जब मिट्टी के जो कण होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे, एकदम पाउडर की तरह, तो और वो बहुत हल्के होते हैं। विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। उसको हवाएं बहुत ज्यादा दूर दूर तक ले जाती हैं, क्योंकि वो बहुत हल्के हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो हवा के साथ बहुत ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। When such sand is deposited in large areas, मतलब जब इस तरह की मिट्टी होती है, जो महीन मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया पे डिपॉजिट हो जाती है, हम उसे कहते हैं लोवस। इसे लोवस कहा जाता है। हम पिक्चर देखते हैं कि लोवस किस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये है लोवस की पिक्चर। ये जो सैंड आपको दिख रही है बहुत ही ज्यादा महीन है, पाउडर की तरह, और एक साथ जब बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, हम उसे कहते हैं लोवस। और जो चाइना है वो बहुत ज्यादा मशहूर है इस तरह के लैंडस्केप्स के लिए। वहां बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, छोटी छोटी रेत के कणों से बने हुए, और चाइना के लोवस मशहूर हैं। तो इस तरह से हमने क्या क्या कवर कर लिया चैप्टर 3 में। आर चेंजिंग अर्थ में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसमें क्या क्या गिवन था, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, फिर हमने एक एक्टिविटी देखी, फिर एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस का मीनिंग जाना कि अगर अर्थ के अंदर से कोई फोर्स लग रही है तो उसे एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, और अर्थ के बाहर के जो एरियाज है उन्हें कोई इफेक्ट करती है फोर्स, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस के हमने क्या क्या एग्जांपल देखे, सडन फोर्सेस से अर्थक्वेक बनती है, वोल्केनोज बनते हैं और लैंडस्लाइड्स होती हैं। डायस्फोरिक फोर्सेस में माउंटेन्स बनते हैं। और लास्टली हमने देखा एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि हैं विंड, रिवर, सी वेव्स और ग्लेशियर्स, उनकी वजह से लैंडस्केप में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने देखे। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। मछली लिथोस्फीयर पे नहीं, हाइड्रोस्फीयर में रहती है ब्रो। क्या बोल रहा था मैं? नहीं 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 नहीं, ओले बोलो। अरे ओले बोलो यार, बाहर जा।
हॉलोज मतलब कुछ खाली रहना, बहुत खाली खाली। नहीं यार, हॉलोज का मतलब ये नहीं होता है। वो ऐसे थर 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 कांपने लगता है।